हाय ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के टाइप टू। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टाइप वन किया था परसेंटेज का। हमने इसके पिछली वीडियो में टाइप वन कर लिए थे परसेंटेज में। जो भी मतलब अच्छे क्वेश्चन थे उस टाइप के एफकेट में आ जाते हैं। और सीडीएस में तो उसमें एक टाइप सीडीएस में तो आता ही आता है। तो आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि टाइप टू में है। तो फिर चलो, उससे उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। देखिए, ये है इस क्वेश्चन में आती है हमारी इनकम। इनकम मीन्स जैसे उसको सैलरी लिखा होगा। देन इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। एक्सपेंडिचर कि हमारी इक्वल होती, देखिए जितनी हमारी सैलरी होगी अगर हम उसमें से अपना खर्चा, ये होगा खर्चा, तो फिर जितना हम ये इसको माइनस कर देंगे उतनी हमारी सेविंग आ जाएगी। सेविंग्स, हमारी सेविंग्स ये होती है। लेट मी चेक समथिंग, वेट, या हाँ, तो ये हमारी होती है सेविंग्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखिए ये तो एक कॉमन सेंस है कि जितना हमारा उतनी हमारी सेविंग्स होगी उतने हमारे पास पैसे बचे होंगे। तो फिर बस ये याद रखना है। देन ये हमारा, मैं आपको बताऊंगा, ये आगे एक क्वेश्चन में यूज होगा जो कि हमेशा पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन। एफ कैट में हो गया, सीडीएस में हो गया। और हम इस पर क्वेश्चन, ये इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग्स पर एक रेशो में भी क्वेश्चन करेंगे। रेशो में भी क्वेश्चन करेंगे, रेशो प्लस परसेंटेज का। तो चलिए, मैं ये फॉर्मूला अगर ऊपर, चलो कोई नहीं, ये आ जाएगा इसमें। तो फिर देखिए, मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं अपना। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्राइस ऑफ द शुगर rises by 20%. By how much percent should the consumption of the sugar be reduces so that the expenditure does not change? अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में बोला है कि शुगर की प्राइस है, शुगर की प्राइस है, वो इंक्रीज हुई है 20%। तो 20% से शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई है। तो ये बोल रहा है कि हमें कंजप्शन कितनी कम करनी चाहिए, कि कितने किलो कम लेनी चाहिए, कितना कम लेना चाहिए, कितना कम लेना चाहिए, ये पूछा है। ये बोल रहा है कि मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा शुगर पर। अगर शुगर 100 से 120 चली गई है, अगर शुगर 100 से 120 मान लो चली गई, तो ये बोल रहा है मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा उस पर। मैं 120 की नहीं, मतलब खरीदूंगा तो हुई, ये नहीं कि मैं अगर 1 किलो खरीद रहा था तो मैं 1 किलो ही खरीदूं। मैं कम खरीदूंगा पर मैं खरीदूंगा कम, मतलब 120 की ही। ये नहीं कि मैं अब ज्यादा खरीदूंगा। तो ये बोल रहा है कि मैं खर्चा नहीं करना चाहता। तो बस इसको ये बोला है कि अब उसको कितना अपना कंजप्शन कम करनी चाहिए, कि उसको मतलब कि मतलब कि इतनी कंजप्शन कम करनी चाहिए कि उसका खर्चा ना बढ़े, कि वो खर्चे उतने ही पैसे, तो फिर उसको कितनी कम शुगर मिलेगी, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ, 100 से 120 गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। कितने से इंक्रीज हुआ, 20 से। 100 से 120 गया, 20 से इंक्रीज हुआ, तो 20। और हमारा लेटेस्ट इंक्रीज कितना है, मतलब वो कितना है लेटेस्ट वाले, 120 इंटू 100। बस उसको कंजप्शन इतनी ही कम करनी होगी। बस ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। 100/6, तो फिर कितना हो गया ये, 100/6 हो गया, मतलब 50/3। हाँ, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 50/3। ये 50/3 देख लीजिए कितना होता है। ये होता है मतलब 16 या 17, 16% तक होगा ये।
16 8 48 ना, हाँ 16 पॉइंट इतना कुछ परसेंटेज बनेगा। हाँ, तो ये देखिए हमें कंजप्शन इतनी कम करनी पड़ेगी अगर शुगर का प्राइस हमारा 20 रुपए बढ़ जाता है। तो बस ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो चलिए मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जामिनेशन में। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच percentage should the consumption of the sugar be reduces so that expenditure does not change। यस, तो मैंने आपको जैसे कि ये फॉर्मूला बताया था, इसको हम आगे यूज करेंगे। ये याद रखना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। इनकम जो हमारी मंथली सैलरी होगी, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा होगा मंथली, और मंथली सेविंग हमारी ये हो गई। तो फिर अब देखिए शुगर प्राइस को हमने राइज किया 20, और कंजप्शन ये बोल रहा है मैं कितनी कम करूं, पर मैं खर्चा उतना ही करना चाहता हूं। तो फिर इसको कंजप्शन कितनी कम मिलेगी, मतलब ये कितनी कम खरीदेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लो 100 रुपए थी पहले, शुगर 100 रुपए थी, देन 100 से 20% उसके दाम इंक्रीज हो गए, 120 हो गए। तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस डिवाइड बाय जो वो लेटेस्ट इंक्रीज हुई है 20 बाय 120 इंटू 100 जो हमने किया ही था वही। तो 16% हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी कंजप्शन। और इस क्वेश्चन में ये पूछा है इसलिए सो डेट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी मैं रिपीट कर दूंगा तो आपका एक अच्छा वो बन जाएगा। इफ द फ्रूट prices go up by 10%, how much a man should reduce his consumption so as not to increase or decrease his expenditure। हाँ, अब देखिए फूड का प्राइस है, ये अप गया 10%, ये 10% अप गया। इसका मतलब मान लीजिए 100 रुपए का था, 100 रुपए से 110 चला गया। जिन्होंने मेरी परसेंटेज वाली पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, उनको पता लग जाएगा कि ये सब हम कैसे करते हैं। 10 रुपए से इंक्रीज हुआ। अब क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि मैं कंजप्शन कम करूंगा पर मैं एक्सपेंडिचर उतनी का ही खरीदूंगा। तो इसको कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, इसको कंजप्शन कम ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं कर रहा अपना खर्चा, ये खरीद तो उतने में ही रहा है। तो फिर देखिए 10 110 बस ये हो गया। अब ये 100 बाय कितना 11%, इतनी इसको डिक्रीज करनी पड़ेगी कंजप्शन। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी सेम था, और ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही किया। जैसे कि देखिए 10 से इंक्रीज हो, जितने से जितना इंक्रीज होगा उसको नए वाले से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो उसको उतनी ही परसेंटेज मतलब वो कंजप्शन कम करना पड़ेगा जितने से ये इंक्रीज हुआ और जो नया वाला है। क्योंकि अब उसको शुगर 110 रुपए में पड़ेगी, उसको शुगर 110 रुपए में पड़ेगी और कितने से इंक्रीज हुआ 10 से, तो इसलिए मैंने ये किया है। तो ये वाला बस एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लेना है बस। इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिल गए देखिए कितने कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो। सो चलिए आपको एक होमवर्क दे दूं क्या। तो क्वेश्चन है, आई नो आप सभी को थोड़ा पता तो लग ही गया होगा पर फिर भी एक होमवर्क दे देता हूँ, HW लिख देता हूँ। अगर देखिए फूड प्राइस हमारा इंक्रीज करता है कितने से, ऊपर 20 से कर दिया ना हमने, हाँ तो चलिए इसको 40 से इंक्रीज कर देते हैं। तो अब आप सभी ने बताना है कि ये इसकी कंजप्शन क्या होगी अगर एक्सपेंडिचर सेम रहा। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये सब कर लेना, इसमें कंजप्शन बताना है तो प्लीज ये कर लेना। ये अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं एफकेट में। सो चलिए अब इसमें आपको जैसे पता है क्या ही करना है, सीधा बस वो कर देना। अब नेक्स्ट
उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है एक मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कॉमोडिटी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रह रहा था, जो हमने ये वाले क्वेश्चन किए ना ऊपर, इसमें क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर हमारा ना इंक्रीज कर रहा था ना डिक्रीज कर रहा। वो बोल रहा मैं तो नहीं कर रहा खर्चा ज्यादा, अगर मैं खर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं कम खाऊंगा, कंजप्शन कम करूंगा, पर मैं खर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। इन सभी क्वेश्चन में ये था। तो यहाँ पे पर ये बोल रहा है कि अगर प्राइस भी वो इतना करता है तो ये बताइए कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ना। तो देखिए वो बोल रहा है कि मैं प्राइस को 20% डिक्रीज करूंगा और कंजप्शन को इंक्रीज करूंगा, तो मेरे को बताइए कि प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है ना, वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है अपना खर्चा प्राइस ऑफ किसी कॉमोडिटी पे। तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, ये काफी अच्छा फॉर्मूला है, ये इसका यूज सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, मतलब हर जगह जहां पे परसेंटेज यूज हो रहा है वहां पे मोस्ट ऑफ द चीजों में इसका यूज होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो ये फॉर्मूला पता ही होगा। तो इससे नेट परसेंटेज हमारी आ जाएगी, अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज। तो फिर आप देखिए ए और बी मैं आपको बता देता हूं क्या है। जैसे कि देखिए प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो डिक्रीज को क्या साइन देंगे, -20, और एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो बस इस क्वेश्चन के एंड में हमें ये बताना है कि इस इनमें मतलब एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है। हाँ तो अब देखिए ये हमने 20 से वो कर दिया, अब -20 इंटू 20/100, ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो ये जीरो। तो फिर अब क्या आया हमारे पास, माइनस में 400 -4%। तो -4% का मतलब इतना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज 4% डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो फिर ये हुआ इसका मतलब 4% से डिक्रीज है इसका आंसर। तो मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या किया। देखिए जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में उनमें एक्सपेंडिचर सेम था, जैसे कि मैंने रिपीट कर दिया, आप उन क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो उनमें एक्सपेंडिचर सेम है, पर इसमें बोला है कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अगर कॉमोडिटी ये हुई और कंजप्शन ये हुआ। तो देखिए अगर प्राइस डिक्रीज बाय 20% है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, -20 लिख लिया, इंक्रीज को प्लस, कंजप्शन इंक्रीज इतनी, ए की जगह -20 डाल दिया, बी की जगह +20 डाल दिया, और ये मेरे पास आंसर आ गया -4 डिक्रीजेस, -4% डिक्रीजेस। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो if the price of the commodity is decreased by 10% and its consumption is increased by 20%, then what will be the increase or decrease in the price in the expenditure of the commodity। हाँ तो देखिए जैसे कि हमने जो ऊपर फॉर्मूला यूज किया A+B/100, तो ये हमारा एक वो बता देगा कि कितनी % इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को जाने नहीं देना है, इसको दिमाग में बिठा लो। तो अब देखिए फिर से हम वही करेंगे, ए की जगह -10 रख दो, बी की जगह +20 रख दो, क्योंकि देखिए if the price of the commodity is decreased by 10% and its consumption is increased by 20%, ठीक है।
उसका दाम 10% से कम हो जाता है और उसका कंजप्शन 20% से ज्यादा हो जाता है। तो एक ही जगह रख दिया हमने ये -10% प्लस 20% प्लस -10 इंटू 20/100। तो अब देखिए क्या आएगा हमारे पास। सॉरी, वेट, हाँ। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, -2 यहां से आ गया, -2 आ गया यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा 10%। तो 8% हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है, 8% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है। तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया लगा होगा। तो मैं एक और होमवर्क दे देता हूं जिसमें प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है 30% से और कंजप्शन हमारी डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, 20%। 20% से डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो आप सभी मेरे को आंसर बताए कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो ये आप सभी के लिए ये भी एक वो है, तो ये भी प्लीज ट्राई करिएगा, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको आएंगे प्राइस एंड कमोडिटी से। इससे ज्यादा कोई टफ लेवल नहीं आएगा, यही लेवल आएगा प्राइस एंड कमोडिटी में, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और जो रही बात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज कई बार पूछ लेता है। एक मिनट गाइस, हाँ, रेशियो एंड परसेंटेज मिक्स करके पूछ लेता है, उसमें भी सैलरी सुलरी वाले होते हैं, वो हम करेंगे। सैलरी वाला एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, देन अगली वीडियो जो मैं परसेंटेज पे बनाऊंगा वो सिर्फ सोच रहा हूं मैं रेशियो और परसेंटेज एक साथ कर दूं, दोनों खत्म हो जाएंगे, रेशियो भी परसेंटेज भी। सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो शायद मैं रेशियो एंड परसेंटेज पर बनाऊं। हाँ, तो एक नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट प्लस हमारा परसेंटेज, इस पर वीडियो बना दूंगा, जिसमें मोस्टली हमारे यही होंगे, सैलरी, सेविंग, एक्सपेंडिचर, बस। तो इसी पर मेरे होंगे नेक्स्ट वाले, इसीलिए मैं आपको सेविंग और ये नहीं बता रहा था। तो फिर देखिए, आप सभी ने वो वाला फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, अब वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि सेविंग हमारा है किसके इक्वल, इनकम, मंथली जो हमारी सैलरी होगी, इनकम वही होती है ना आमदनी, तो इनकम, और जो हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा। तो ये दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो सेविंग ही तो आएगा। अगर मेरी सैलरी 30,000 है तो 30,000 में से मेरा जितना खर्चा हो जाएगा, जितने पैसे बचेंगे वही तो मेरे सेविंग होंगे। 30,000 में से मेरा मान लो 20,000 खर्चा हो गया, मेरे पास 10,000 बचे, तो वही तो सेविंग हुई ना। तो जस्ट ये हमारे पास सेविंग है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मंथली सैलरी ऑफ 2 persons A and B together is 60,000. A spends 80% of his salary and B spends 90% of his salary. If the amount of both of their saving is equal, then what is the monthly salary of B? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो A प्लस B की जो मंथली सैलरी है ना, मंथली सैलरी वो है 60,000, ठीक है।
तो मैं यहां से क्या ये नहीं बोल सकता, अगर मैं यहां से ए की सैलरी को अगर मैं एक्स मान लूं, या फिर ठीक है अगर एक्स नहीं मानना आप सभी ने, तो फिर क्या बी की सैलरी, मेरे को एक बात बताइए, बी की सैलरी 60,000 माइनस ए की सैलरी नहीं होगी, है ना। तो यहां से देखिए इक्वेशन थी, ये इक्वेशन बनाई मैंने पहले, फिर देन बी बी और ए का रिलेशनशिप से ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो अब ए की सैलरी है हमारे पास, ए की सैलरी को मतलब कुछ नहीं माना, ए एक वेरिएबल है, ए की सैलरी, तभी मैं आपको बोल रहा था ए की सैलरी को एक्स मान लेते हैं, ए की सैलरी एक्स मान लो, बी की सैलरी भाई कितनी हो गई, बी की सैलरी हो गई 60,000 माइनस एक्स, बस। तो ये 60,000 माइनस एक्स हो गई। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए ने भाई 80 अपना खर्च कर दिया, 80% अपना खर्च कर दिया, 80% ऑफ हिज सैलरी खर्च हो गया। तो मेरे को एक बात बताइए, मान लेते हैं कि इनकी इनकम 100 है, अगर इनकी इनकम 100 है, एक ने 80 खर्च कर दिया, एक ने 90 खर्च कर दिया, अगर मान लो कि इनकी इनकम 100% है, अगर इनकी इनकम 100% है, इन्होंने एक्सपेंडिचर ए ने कितना खर्च किया, ए का एक्सपेंडिचर है शायद 80 है ना, 80 यस 80, ए का एक्सपेंडिचर है 80, बी की इनकम बी की भी मान लो इनकम है कितनी 100, बी की इनकम भी भाई 100 है, तो फिर एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 90। तो फिर ये देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर नहीं लगा सके, हम सेविंग नहीं निकाल सकते दोनों की सेविंग क्या हो गई भाई, ए की सेविंग हो गई, सेविंग ऑफ ए क्या हो गई, सेविंग ऑफ ए हो गई हमारी कितनी, सेविंग ऑफ ए हमारी आ गई कितनी 20%, हाँ सेविंग ऑफ ए हमारी आ गई 20%, 100 माइनस 80 तो गया, 100 माइनस 80 कर दिया 20%, सेविंग ऑफ हमारी बी कितनी आ गई 10%। अब क्या बोल रहा है कि ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग के इक्वल है, ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग के इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है, गिवन है जो हमारे पास, कि सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ बी, है ना। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ बी। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि सेविंग ऑफ ए इतने, ये 10% होगी, ये 20% होगी, पर ये भी तो होना चाहिए ना, ये किस मतलब किसके किसके 20%, क्या 20%, 20% किसका होगा, ये 20% इनकी मंथली सैलरी का ही तो होगा, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 60,000 माइनस एक्स, 60,000 माइनस एक्स, ये इसके इक्वल ही तो होगा, तभी तो होगा, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए इसकी सेविंग जब हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल अगर करेंगे तो मेरे को एक बात बताइए, 20% है किसका, ये 10% है किसका, ये 10% सेविंग ऑफ बी का है, सेविंग ऑफ बी का है। तो सेविंग ऑफ बी हम कैसे निकाल, सेविंग ऑफ बी क्या है, मतलब इनकम क्या है, इनकम में ही तो सेविंग हो रही है ना, इनकम में ही तो सेविंग हो रही है, तो इसलिए
इसलिए मैंने ये 20% ऑफ एक्स किया, ए की 20% सेविंग और 10% ऑफ द मतलब बी की जो इनकम है उससे किया। ये दोनों तभी तो इनकम, ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ देयर सेविंग इज इक्वल देन व्हाट इज द सैलरी। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि ए देखिए ए की सेविंग और बी की सेविंग इक्वल है, पर ए की सेविंग होगी क्या 20% तो होगी, पर किसका 20% होगी, जितनी उसकी इनकम है उसका ही तो 20% होगी, उसका ही 20% होगी ए की सेविंग, और बी की 10% ऑफ द सेविंग होगी 60,000। तो यहां पे देखिए सीधा हमारा ये 20 ये हो गया 5 एक्स वाई 5 हो गया, और ये 10 बाय 100 था तो ये हो गया 60,000 माइनस एक्स, तो ये ऐसे आ गया। तो यहां से हम 5 से 2 काट दें अगर इसको, तो यहां ये हो गया 2x होगा, हाँ ये 60,000 माइनस एक्स। देन उसके बाद स्टेप्स हमारे ठीक ही है, 3x, तो मेरे पास 60,000 और ये आ गया x इक्वल टू 20,000। तो अगर x की वैल्यू हमारी 20,000 आ गई, सीधा पुट कर दो भाई, a की इनकम तो है ही x, a की इनकम है x, b की इनकम क्या है 60,000 माइनस x, 60,000 माइनस x, तो b की सैलरी 40,000, इसकी इतनी। अब देखिए मैं आपको वेरीफाई करवा के बताऊंगा ये क्वेश्चन, ये इसको देखिए, ये बोल रहा कि इन दोनों की सैलरी, ये तो चलो ठीक है, 80% ये अपनी सैलरी का खर्च कर देते हैं, किसमें 80% ये खर्च कर देता है 20,000 में से, 20,000 का 80%, तो 20,000 का 80% देखिए कितना हुआ, 20,000 का 80% हुआ तुम्हारा 16,000, और 40,000 का 90% कितना हुआ 36,000, शायद से 36,000 ना, हाँ। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या इन दोनों की सेविंग, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, इन दोनों की सेविंग 4,000 नहीं हो रही है, अगर 36,000 में 40,000 में से 36,000 माइनस किए, इसमें से ये किए, तो इनकी सेविंग क्या इतनी नहीं होगी। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज प्रूव कि ये हमने सही किए थे। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आप इस तरीके से ऑप्शन में भी, ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, ऑप्शन को भी कर सकते हैं यूज, पर आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए 20% उसकी 20% का 80% कितना हुआ 16,000 वो खर्च कर देता है, तो खर्च कर देता है, तो इन दोनों का अगर माइनस किया तो इन दोनों की सेविंग देखिए इक्वल नहीं आई, बी की भी सेविंग 4,000 है, इतनी इसकी है, इसकी सैलरी है 20,000, 20,000 में से माइनस कर दो इसका एक्सपेंडिचर 80% ऑफ 20,000 इज हाउ मच 16,000, एंड बी की क्या है, बी की है हमारी कितनी 40,000, 40,000 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 40,000, व्हाट इज द 90% ऑफ 40,000 which is 36,000, एंड जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं देन हमारे पास रिजल्ट आता है 4,000 which is equal to saving of this both of their saving, that means their saving is equal। so ये हमने ऐसे किया। अब मैं आप सभी को फिर से ये रिपीट कर देता हूं कि हमने किया क्या। देखिए सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितनी सेविंग उतनी ही होगी जितनी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा, जितना हमारा सैलरी होगी उसमें से जितना खर्चा होगा वही हमारा सेविंग होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की सेविंग और ए की सैलरी और बी की सैलरी टुगेदर 60,000 है, मतलब ए प्लस बी 60,000, तो मैंने ए को इधर भेज दिया, तो बी की सैलरी कितनी होगी जितनी ए कम हो, ए की सैलरी को मैंने एक्स मान लिया, तो बी की सैलरी 60,000 माइनस एक्स, तो ए की इनकम
100 एक्सपेंडिचर 80, तो बी की इनकम 100 एक्सपेंडिचर 90। तो अगर इन दोनों का करें तो सेविंग ऑफ ए कितनी है 20%, सेविंग ऑफ बी कितना है 10%, और ये बोल रहा है सेविंग ए इक्वल टू सेविंग बी। पर ये मेरे को एक बात बताइए, इन दोनों की इनकम तो अलग है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कैसे करूं? तो इक्वल करने के लिए मैंने लगाया, मैंने देखी सेविंग होगी कितने में, किसकी सेविंग होगी 20% ऑफ द एक्स, 20% ऑफ द एक्स ही तो होगी, क्योंकि वो एक्स कमा रहा है, ए तो एक्स कमा रहा है ना, ए को हमने एक्स लिया है। और 10% ऑफ द बी, बी कितना कमा रहा है 60,000 में से जो पैसे एक्स के, मतलब 60,000 में से जो एक्स एक्स के बच रहे हैं काट कर, उतने ही तो बी है, तो 10% ही होगी सेविंग उसकी, उसकी सेविंग 10% ऑफ दीज रुपीज ही होगी, B% की सेविंग भी तो इतनी ही होगी, है ना। 20% ऑफ द सैलरी ऑफ यही तो होगी, इसकी भी 10% ऑफ द सैलरी ऑफ बी तो होगी सेविंग्स। तो मैंने यहां से इक्वेशन सोल्व की, ये ऑफ का मतलब जैसे कि इनटू ही होता है ऑफ का मतलब, तो यहां से ये किया तो मैंने सोल्व कर दिया कि ए की भाई ए की सैलरी थी हमारी 20,000, बी की थी 40,000। सो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, एंड प्लीज गाइस स्टे ट्यून, थैंक यू।